दोस्तों, काव्या जिसका बीकॉम फाइनल हो जाता है, वो अपने पापा से कहती है कि पापा मैं एमकॉम करना चाहती हूँ। लेकिन काव्या के पिता, जिनकी उम्र 61 प्लस रहती है, नाम उनका जयप्रकाश रहता है। जयप्रकाश जो कि अब रिटायर हो जाते हैं क्योंकि वो फौज में रहते हैं, कर्नल रहते हैं। जैसे ही वो रिटायर होते हैं तो उनकी सबसे बड़ी बेटी काव्या, जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष रहती है, जयप्रकाश अपनी बेटी के लिए लड़का खोजने लगते हैं। काव्या अपने पापा जयप्रकाश से कहती है कि पापा मैं एमकॉम करना चाहती हूँ। लेकिन जो कर्नल रहते हैं जयप्रकाश, वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा हमारे घर में लड़कियां इतना नहीं पढ़ती हैं। काव्या कहती है कि पिताजी आप तो आर्मी में थे, कर्नल थे, इतनी अच्छी पोस्ट पर थे, फिर आपकी सोच इतनी रूढ़िवादी कैसे हो सकती है। मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन आर्मी कर्नल जयप्रकाश, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनकी बेटी क्या कह रही है, उनकी बेटी की इच्छा थी कि वो आगे एमकॉम करे, अपने पैरों पर खड़ी हो और पैसे कमाए। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो लड़कियों को पढ़ाना ही एक अभिशाप समझते हैं। वो नहीं चाहते कि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हों, पैसे कमाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर लड़कियां पैसे कमाने लगेंगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी, तो फिर अपने पति की नहीं सुनेंगी। इसीलिए जो जयप्रकाश रहते हैं आर्मी कर्नल, वो अपनी बेटी काव्या के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं। बहुत से लड़कों का रिश्ता काव्या के लिए आता है, लेकिन जयप्रकाश, जिन्हें कोई लड़का ना तो समझ आता है ना ही पसंद आता है। जाहिर सी बात है वो आर्मी में कर्नल रह चुके हैं, तो अपनी बेटी के लिए जो लड़का चुनेंगे वो भी उनके हिसाब से ही, जब पूरी कसौटियों पर खरा उतरेगा तभी वो अपनी बेटे के लिए चुनेंगे। लेकिन यहाँ बेटी जो शादी ही नहीं करना चाहती, उसे तो अभी आगे बढ़ना था, अपने पैरों पर खड़े होना था। बहुत ही दिलचस्प है ये कहानी, हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। आप हमारे प्रिय दर्शक हैं, हमारे दोस्त, हमारे मित्र। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आप लोगों से, यानी कि अपने प्रिय सब्सक्राइबर से बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे ही आप लोग अपना ध्यान रखते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आगे की कहानी की ओर। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। जयप्रकाश जो बहुत ही जल्दबाजी में रहते हैं, उन्हें लगता है कि 3-4 महीने में वो अपनी बड़ी बेटी काव्या को निपटा दें, यानी कि उसकी शादी ब्याह करके उसका कन्यादान कर दें। लेकिन बेटी जो घर से ही कहीं चली जाती है, यानी कि भाग जाती है। अब जो कर्नल रहते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये बात बाहर चली गई तो फिर उनकी बेटी की शादी होना भी मुश्किल हो जाएगी। और ऐसे में जो काव्या की 3 बहनें हैं जो कि उससे छोटी हैं, उनका क्या होगा। कर्नल जयप्रकाश अपनी बेटी काव्या को हर जगह खोजते हैं, सभी रिश्तेदारों में, दोस्त यारों के यहाँ जो काव्या की दोस्त रहती हैं उनको भी फोन करते हैं, लेकिन कहीं भी काव्या का कुछ अता पता नहीं चलता है। थक हार करके जो कर्नल रहते हैं, यानी कि उनके इलाके में जो एक छोटी सी पुलिस चौकी होती है, वहां जाते हैं और बड़ी ही खामोशी से अपनी बेटी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब काव्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। जयप्रकाश पुलिस वालों से विनती करते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि ये मामला गांव के अंदर नहीं आना चाहिए। जो पुलिस वाले रहते हैं वो भी जानते हैं कि ये बहुत ही इज्जतदार कर्नल है। ऐसे में वो कहते हैं कि ठीक है, आप इसे ये समझ लीजिए कि हमारी ही बेटी है। अब जयप्रकाश बड़ी ही तसल्ली के साथ अपने घर आते हैं और अपने श्रीमती से कहते हैं कि हमने FIR तो लिखवा दी है, देखिए कब तक काव्या का पता चल पाता है। अब इधर जो पुलिस वाले रहते हैं लगातार काव्या को सर्च कर रहे होते हैं। मुखबिरों से उन्हें पता चलता है कि काव्या रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जाने के लिए आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही है। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो सादी वर्दी में उस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। काव्या की फोटो उनके व्हाट्सएप पर रहती है। तभी उनकी नजर ट्रेन आ चुकी होती है। एक लड़की जो कि सीट पर बैठी रहती है और खिड़की से बाहर देख रही होती है, मन उदास होता है, आंखें भरी होती है। अब जैसे ही जो सब इंस्पेक्टर रहते हैं
वो अपनी व्हाट्सएप चेक करते हैं तो दौड़ते हुए लपकते हुए जो कि ट्रेन चल पड़ी थी उसके पीछे लग जाते हैं। किसी तरीके से वो ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि ट्रेन की जो चेन होती है, जब लोग देखते हैं कि एक पुलिस वाले ट्रेन के पीछे दौड़ रहे हैं तो वो लोग चेन पुलिंग कर देते हैं। जैसी चेन पुलिंग होती है तो फिर सब इंस्पेक्टर ट्रेन की उस बोगी नंबर 13B में चढ़ते हैं और वहां से वो काव्या को सीधे थाने ले आते हैं। काव्या से तो कोई पूछताछ नहीं होती है। जयप्रकाश को तत्काल सूचना दी जाती है। जयप्रकाश अपनी बोलेरो लेकर के आते हैं और बड़े ही खामोशी से काव्या को लेकर के घर चले जाते हैं। बात जैसे दबी थी, जैसे दबाई गई थी। ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है जब आपकी पहुंच अंदर तक हो। खैर, काव्या घर आ जाती है। उसके पापा जयप्रकाश, श्रीमती उनकी यानी कि काव्या की मम्मी जिनका नाम गुंजन रहता है, वो अपनी बेटी को बहुत समझाते हैं कि बेटा आखिर तुम पढ़ लिख करके क्या करोगी, हम तुम्हारे लिए रिश्ता खोज रहे हैं, अच्छे परिवार में तुम्हारी शादी करेंगे, तुम्हारा पति अच्छे खासे पैसे कमाएगा, ऐसे में तुम पैसों का क्या करोगी। लेकिन जो काव्या रहती है वो अपने माता पिता की बातों को ना समझ करके हठधर्मी पर अड़ जाती है, जिद करती है कि नहीं, भले ही उसके पापा ने उसे खुजवा लिया है, लेकिन अगर वो लोग उसकी शादी जबरदस्ती करेंगे तो फिर से वो कहीं चली जाएगी और अब कितनी दूर जाएगी कि किसी भी थाने की पुलिस उसे खोज नहीं पाएगी। अब जो जयप्रकाश रहते हैं उनकी पत्नी यानी कि श्रीमती गुंजन, वो बड़े ही दुलार से पुचकार से समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा समाज में हमारी इज्जत है, मान मर्यादा, हमारी लाज रख लो, अपनी बहनों के बारे में सोचो। अब काव्या को बहुत समझाने पर उसके मामा भी समझाते हैं, उसकी नानी भी समझाती हैं, किसी तरीके से काव्या मान जाती है। अब काव्या के लिए लड़का खोज ही जा रहा था। एक लड़का पसंद आ जाता है जयप्रकाश को। वो लड़का जो कि दुबई में रह करके कई सालों से बिजनेस संभाले हुए था, उसके पिता का बिजनेस दुबई में रहता है। अब ऐसे में ऐसा लड़का जो कि दुबई में सेटल है, अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, तो जयप्रकाश चटमंगनी पट ब्याह तय कर देते हैं। अब लड़के वाले देखने के लिए काव्या को आते हैं। काव्या का रंग तो सांवला रहता है, आंखें भूरी रहती हैं, लंबे काले घने बाल रहते हैं। बेहद सुंदर लग रही थी काव्या नीले रंग के सूट में। अब जो लड़के का परिवार रहता है वो एक बार में ही काव्या को पसंद कर लेता है, क्योंकि जो उनका लड़का रहता है उसका भी रंग कोई ज्यादा साफ नहीं रहता है, बल्कि काव्या से ज्यादा डार्क रहता है। दोनों ही परिवार में खुशी का माहौल रहता है, मंगनी हो जाती है और उसी समय 22 जनवरी दिन मंगलवार को रमेश से काव्या की शादी फिक्स हो जाती है। दोनों ही परिवार बड़े ही धूमधाम से शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। वो समय भी आता है जब काव्या के दरवाजे पर रमेश बारात लेकर के आता है। काव्या दुल्हन बनी बैठी रहती है। अब जो रमेश रहता है और उसके साथ जो बाराती रहते हैं उन लोगों का भव्य स्वागत होता है। स्वागत में कोई कमी नहीं रहती है। कुछ ही घंटों बाद 7 फेरे लेने के बाद काव्या हमेशा के लिए रमेश की हो जाती है। बारात वापस लौट जाती है। इधर माता पिता का रो रो करके बुरा हाल रहता है। अब जैसे ही गुंजन अपने पति रमेश के घर पहुंचती है तो उसे एक बड़े से हॉल में बैठा दिया जाता है। अब फिर उसके बाद जैसे ही रात का 10 साढ़े 10 बजता है तो वही जो कुछ पति पत्नी के बीच में होता है, बाकी आप समझदार है, समझ ही सकते हैं, वही सब कुछ पति और पत्नी के बीच हो रहा होता है। लेकिन जो काव्या होती है वो ना तो अपने पति से खुश होती है और ना ही इन सब चीज़ों से खुश होती है। उसका मन तो केवल पढ़ाई में लग रहा होता है, वो पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, लेकिन उसके पापा ने उस पर इतना दबाव बनाया कि उसे शादी करनी पड़ी। खैर, ऐसे करते करते समय बीत रहा होता है। 3 से 4 महीना हो जाता है। जो रमेश रहता है उसे अब वापस दुबई जाना रहता है। वो अपनी पत्नी काव्या से कहता है कि देखिए काव्या जी, 1 साल बाद हम आपको दुबई में अपने साथ लेकर के जाएंगे और वहीं पर आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हम नहीं ले जा सकते क्योंकि अभी तो आपका पासपोर्ट वगैरह भी नहीं बना है। अब पत्नी को क्या ही फर्क पड़ता है, पति चाहे कुछ भी बोले। लेकिन जब रमेश दुबई चला जाता है तो काव्या अकेली पड़ जाती है और उसे पति सुख भी नहीं मिलता है। काव्या परेशान रहने लगती है कि वो करे तो क्या करे। तभी काव्या की नजर पड़ती है अपने ससुर पर, जिनकी उम्र 65 वर्ष रहती है। नाम उनका दामोदर रहता है।
उम्र उनकी सिर्फ 65 वर्ष रहती है, लेकिन वो बहुत हष्ट पुष्ट रहते हैं, खेतों में हल जोतते हैं। यानी कि उनके पास 2 बैल रहते हैं, उसी बैल से वो अपने खेतों में जुताई करते हैं। क्योंकि सुरेंद्र जिन्हें लगता है कि ट्रैक्टर ये तो सब नए ज़माने के चोचले हैं, वो पहले ज़माने की तरह जैसे उनके पिता दादा परदादा खेतों में हल चलाते थे बैलों के सहारे, वो वही प्रक्रिया को, उसी नियम को आगे बढ़ाते हैं और अपने खेतों में अपने दोनों बैलों के साथ वो खेत में हल चलाते हैं और बुआई करते हैं। धान की कटाई भी वो स्वयं अपने ही हाथों से करते हैं, धान बोते हैं। यानी कि खेत में होने वाला सारा कामकाज जो होता है वो दामोदर अकेले ही करते हैं। ना तो वो कोई नौकर रखते हैं, ना ही किसी का साथ और सहारा लेते हैं। इसीलिए जो दामोदर होते हैं वो हष्ट पुष्ट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। अब जैसे ही काव्या की नजर अपने ससुर पर पड़ती है तो काव्या का मन ही डोल पड़ता है। इधर पति जा चुका है, ससुर दामोदर इन सब चीजों से अनजान रहते हैं। और वैसे भी दामोदर जिनकी पत्नी का 2 वर्ष पूर्व ही देहांत हो गया था, वो बिना पत्नी का ही अपना जीवन जी रहे होते हैं। अब ऐसे में घर में नई नवेली बहू आई है तो उनका भी मन बहल जाता था। दामोदर अपनी बहू काव्या के साथ अक्सर टीवी देखा करते थे। अब ऐसे एक दिन वो लोग टीवी देख रहे होते हैं, तभी कुछ ऐसा सीन आ जाता है, बाकी आप समझ सकते हैं। बहू नजरें झुका लेती है। अब जो दामोदर रहते हैं वो चुटकुला करते हैं, अपनी बहू से कहते हैं कि क्या आपको ये सब चीजें पसंद नहीं हैं। अब जो बहू रहती है काव्या, उसकी पहले से ही नजर रहती है दामोदर पर। वो कहती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें ये सब चीजें पसंद है, लेकिन वो तो हमारे पति अब यहाँ पर है नहीं, तो हम क्या ही कर सकते हैं। अब जो दामोदर रहते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पति नहीं है तो क्या हुआ, हम तो यहाँ पर हैं ही। अब इसके बाद काव्या और दामोदर के बीच वो सीन देखने के बाद वो सारी चीजें हो जाती हैं जो कि पति और पत्नी के बीच में होती हैं। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन अब काव्या और दामोदर का ये रोज का हो गया था। इधर काव्या का पति रमेश जो कि दुबई में है, उसे नहीं पता कि उसकी पत्नी और उसके बाबूजी, उसके पिता क्या गुल खिला रहे हैं। वो इन सब चीजों से अनजान रहता है। अब जब 1 साल बाद वो घर वापस लौटता है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी तो पेट से है। अब रमेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर मैं 1 साल से दुबई में हूँ, आखिर ये कैसे हो गया और कैसे संभव है। अब वो अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, लेकिन पत्नी कोई जवाब नहीं देती है। अब वो अपने पिता से पूछता है तो दामोदर के पास भी उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं रहता। वो कहते जाकर के तुम बहुरिया से पूछो। अब जब वो अपनी पत्नी से पूछने जाता है तो पत्नी कहती कि नहीं, जो भी है, जो कुछ भी है वो आपका ही है। रमेश जिसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, इसलिए वो खामोश हो जाता है। क्योंकि 2 साल पूर्व उसने अपनी माँ को खो दिया। उसे लगता है कि घर में अगर बेटा या बेटी आ जाएगी तो उसकी किलकारियों से घर गूंज उठेगा और पिताजी भी खुश रहने लगेंगे। इसीलिए वो अपनी पत्नी से कोई सवाल नहीं करता है। और वैसे भी उसे पता था कि वो 1 साल बाद अपने बाबूजी और अपनी पत्नी को लेकर के दुबई शिफ्ट हो जाएगा। वो दुबई तो शिफ्ट हो जाता है 1 साल बाद, लेकिन वहां भी जो उसके बाबूजी हैं और काव्या, उन दोनों के बीच छुप छुपा करके ये सारी चीजें चलती रहती हैं और रमेश इन सब चीजों से अनजान रहता है। दोस्तों, काव्या ने जो कुछ भी किया वो सही था। क्या दामोदर और काव्या के बीच जो कुछ भी हुआ, आपका उस पर क्या सोचना है? क्या पति के रहते हुए पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए? अब इसमें गलती किसकी रहती है? दामोदर की, जिनकी पत्नी का 2 वर्ष पूर्व ही देहांत हो गया था, इसलिए वो खुद की संवेदनशीलताओं पर संयम नहीं बरत पाए। आखिर यहाँ पर कौन सही है, कौन गलत? आप लोग अपनी अपनी राय लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलते ही मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।